चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस आर्काइव में, है ना। आज आपके लिए सेट सेट लेकर आए हैं, समुच्चय। ठीक है, क्लास 11 के लिए पढ़िए या 10+2 के लिए पढ़िए या किसी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पढ़िए या IIT JEE के लिए पढ़िए या आपके चैप्टर में अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानकारी के लिए भी पढ़िए या जियोमेट्री के बारे में पढ़िए, चाहे किसी भी मैथ में, लगभग हर एक मैथ में, इसका प्रत्येक मैथ में सेट का बहुत योगदान है ना। इसलिए हम लिख दिया है कि सेट पढ़ना क्यों जरूरी है ना। सेट का संबंध बहुत हर एक जगह पर, लगभग प्रत्येक जगह पर संबंध है सेट का। अगर मान लीजिए सेट के बारे में नहीं जानेंगे तो रिलेशन संबंध नहीं समझ पाएंगे, फंक्शन क्या हो रहा है, कहाँ कार्यक्रम क्या है, कैसा फंक्शन है, क्या है ना। अगर मान लीजिए IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इन सभी चीजों का योगदान क्या है, सेट का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, और जब तक सेट अच्छी तरीका से नहीं जानेंगे, आप कोई भी पढ़ना चाहे, रिलेशन फंक्शन पढ़ना चाहे, जियोमेट्री पढ़ना चाहे, ये अच्छी तरीका से क्या पढ़ नहीं पाएंगे। या एलजेब्रा पढ़ना चाहे, एलजेब्रा, ठीक है, ये इन सभी के बारे में अगर अच्छी जानकारी लेना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जी, सेट। तो चलिए दोस्तों, आइए सेट के बारे में देखते हैं, सेट क्या होता है। सेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सेट सेट होता है जी समुच्चय। सेट क्या होता है, हिंदी में उसे समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में, कलेक्शन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है ना। कलेक्शन को हिंदी में कहा जाता है संग्रह। क्या कहा जाता है, संग्रह या समूह। ठीक है, कलेक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संग्रह या समूह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए अगर कोई ऐसा बताइए जो संग्रह हो या समूह हो, जो या लोग आम दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए सहारा LIC के एजेंट आते थे तो क्या करते थे जी, अपना कलेक्शन ले जाते थे। कलेक्शन करते थे जी, कोई 500 200 100 का, हाँ, क्या करता था, डेली भी खाता खुलवा लेता था। उसमें क्या होता था, उन एजेंटों का क्या होता था, वो एजेंट रोज डेली कलेक्शन करने भी आते थे, वीकली भी आते थे, मंथली भी आते हैं, तो वो सब क्या है, कलेक्शन है। या मान लीजिए कहीं कोई हम अपना सामान खरीदने किसी दुकान पर गए, हमको 10 सामान खरीदना है, ये खरीदना है, उन सब का क्या हम एक लिस्ट बनाकर घर से चलते थे कि हाँ, एक लिस्ट बनाकर उसमें लिख लेते थे कि क्या क्या हमको खरीदना है। तो वो भी क्या है जी, जो आप लिस्ट बनाए हैं वो भी कलेक्शन है। कलेक्शन कर घर से चलते हैं कि हाँ, हमको ये सामान क्या करना है, खरीदना है। चाहे इस प्रकार से, अगर मान लीजिए हम लोगों को किस में पढ़ना है जी, किताब में संख्याओं के बारे में पढ़ना है, बुक्स में, है ना। हर एक चीज के बारे में बुक में पढ़ना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है, व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, और महीनों के बारे में पढ़िए, दिनों के बारे में पढ़िए, जानवरों के बारे में पढ़िए, आदमी के बारे में पढ़िए, मनुष्य के बारे में पढ़िए। हर एक चीज का संग्रह अपना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जानवरों का संग्रह कर दिया गया, क्या बोल दिया गया जी, जानवरों का संग्रह। ठीक है, ये भी क्या है, एक समूह है, जानवरों का संग्रह। जैसे चिड़ियाघर, जू में, चिड़ियाघर में, शहर में जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ क्या होते हैं, जानवरों का एक संग्रह बना रहता है, उसमें क्या रहता है, कलेक्शन रहता है। ठीक है, और उन सब की कलेक्शन की सहायता से क्या होता है, हम वहां हर एक प्रकार के, कई प्रकार के जानवर देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले सेट में ये कलेक्शन का सबसे मेन योगदान है। जब तक अगर कलेक्शन नहीं रहेगा तब तक हम सेट नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है, तो उसके लिए किसी वस्तु का अगर बनाना है, मान लीजिए जानवरों को बनाना है सेट, तो जानवरों का अगर संग्रह रहेगा तभी तो उसके सहारे हम सेट बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें बिल्लियों का बनाना है समुच्चय, तो अगर इसमें जानवरों का संग्रह नहीं रहेगा तो उसमें से बिल्लियों का कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले तो जानवरों का होगा, उसके बाद क्या होगा, बिल्लियों का होगा, कुत्तों का होगा, शेरों का होगा, हाथियों का होगा। अगर मान लीजिए मनुष्यों का संग्रह बनाना है, मनुष्य का संग्रह, तो उसमें क्या होंगे जी, लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, है ना, माता पिता होंगे, ठीक है, बाल बच्चे होंगे, बहुत से लोग होंगे। जैसे मान लीजिए अगर कलमों का संग्रह बनाना है, पेन, द कलेक्शन ऑफ क्या जी, द कलेक्शन ऑफ पेन, कलेक्शन ऑफ पेन करेंगे, इसमें जितने कलम होंगे, जई प्रकार के कलम होंगे, उसमें
सब आ जाएंगे। ये भी क्या होगा, एक संग्रह होगा, है ना। अगर मान लीजिए इसमें से कोई बोल दिया कि रिनाल्ड पेन का संग्रह, हाँ, तो उसका रिनाल्ड पेन, जितने रिनाल्ड कंपनी का पेन आते होंगे उसका आ जाएगा। मान लीजिए ये रोरिटो का है, तो रोरिटो का अगर पेन है तो रोरिटो पेन का संग्रह, रोरिटो कलम का संग्रह, तो वो भी क्या होगा, एक संग्रह होगा। तो सबसे पहले सेट बनाने के लिए क्या जरूरी है, संग्रह। ठीक है, तो चलिए संग्रह के बारे में आप लोग समझ गए कि कोई भी चीज हो उसका क्या हो, संग्रह होना चाहिए, कोई भी वस्तु हो, है ना। और इसके सहारे ही हम समुच्चय को समझ पाएंगे। संग्रह और समुच्चय में यही अंतर होता है। चलिए आइए देखते हैं संग्रह और समुच्चय में क्या अंतर है। सबसे पहले समुच्चय का परिभाषा लिख लिया जाए कि समुच्चय होता आखिर क्या है। ठीक है, तो हम लोग समुच्चय का परिभाषा जानते हैं जी कि क्या होता है, कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के क्या जी, सुपरिभाषित संग्रह, अर्थात समूह, संग्रह या समूह। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं या समूह भी कह सकते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए इस परिभाषा से समझते हैं कि सेट में और कलेक्शन में, अर्थात समुच्चय में और संग्रह में, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जी, पहला इसमें अगर लिख लेते हैं पॉइंट, अगर मान लीजिए पहला पॉइंट लिख लिया जाए क्या, जैसे इसमें होता है डिफरेंस, पहला लिख लिया जाए, प्रत्येक संग्रह समुच्चय, प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है, प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। तो पहले तो हमको समुच्चय और संग्रह समझ ही लिए हैं, अब समुच्चय को समझना पड़ेगा। समुच्चय का इंग्लिश में परिभाषा क्या होता है जी, इंग्लिश में अगर समुच्चय का परिभाषा देखना चाहें तो देख लीजिए, लिख भी लीजिए, अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। वे ए वेल डिफाइंड collection of elements। ठीक है, a well defined collection of elements, वो क्या, एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, अर्थात वस्तु। a well defined collection of element or objects is called set। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए जो मेन पॉइंट है वेल डिफाइन, है ना। वेल डिफाइन क्या है जी, वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, है ना। ठीक है, जो कलेक्शन हो, जो संग्रह बना हो, वो क्या होना चाहिए जी, अच्छी तरीका से डिफाइन किया हो, सुपरिभाषित ढंग से हो। ये नहीं कि कहीं से कुछ उठा ले और कहीं से कुछ उठा ले। ठीक है, तो जैसे वेल डिफाइन होने के लिए क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए लिख लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय चाहे संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे मझोला कोष्ठक में लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट बोलिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से दर्शाते हैं। हाँ, और ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी समुच्चय हो उसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से, मानी कि बड़े वाले अक्षर से, अंग्रेजी का अक्षर हो कोई भी, उसके बड़े बड़े वाले अक्षर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ लिए। तो ये देखिए, ये तो संग्रह है और समुच्चय है कि नहीं, इसको समझा जाए, समुच्चय है कि नहीं
ये तो संग्रह दिख रहा है कि संग्रह है जी, लेकिन ये समुच्चय कैसे होगा, क्या होता है समुच्चय में, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। ये जो इसका प्रत्येक एलिमेंट है, जो अवयव है, क्या है जी, ये प्रत्येक अवयव जितने भी हो, है ना, इसके आगे भी, ठीक है। तो ये प्रत्येक अवयव जो होते हैं सबके लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, अर्थात सुपरिभाषित होना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए जी, सुपरिभाषित, ताकि अच्छी तरीका से इसको परिभाषित किया होना चाहिए। अर्थात क्या, जो हमारे लिए है वो आपके लिए भी हो, किसी और के लिए भी हो, वो सबके लिए क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए हमारे लिए यहाँ पर एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो वो आपके लिए भी है, किसी और के लिए भी है, किसी के लिए भी हो सकता है, सबके लिए एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर वही चीज मान लीजिए जैसे ऐसे दे दिया, इसमें मान लीजिए एक और संग्रह बना लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लीजिए लिख दिया कि अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, ठीक है जी। अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह मान लीजिए कोई बना लिया, लिख लिया, कोई लिख लिया सचिन लिख लिया, कोई लिख लिया गंभीर लिख लिया, कोई द्रविड़ लिख लिया, ठीक है, कोई रैना लिख लिया, इस प्रकार से करके कोई मान लीजिए जडेजा लिख लिया, ठीक है, ऐसे करके दिखा दिया। तो इसमें तो मान लीजिए हमारे लिए अच्छे खिलाड़ी सचिन है, ठीक है, गंभीर है, द्रविड़ है, रैना है। किसी और के लिए मान लीजिए द्रविड़ ना हो, रैना ना हो, जडेजा ना हो, सचिन ना हो, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे लिए तो हमारी भावना ये है कि हाँ ये अच्छे खिलाड़ी हमारे लिए हैं, और किसी और के लिए ना हो, उसके लिए शायद ब्रेडली हो, चाहे पॉन्टिन हो, चाहे और कोई खिलाड़ी हो, ठीक है। तो वो क्या है, इन दोनों में क्या है, सस्पिशन है। तो अच्छे खिलाड़ी को या बुरे खिलाड़ी को या कोई भी चीज, अच्छे वस्तु को या बुरे वस्तु को हम अपनी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम जो देखेंगे, जिसको अच्छा कहेंगे, जिसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा कहेंगे, जिसको बुरा कहना होगा उसको बुरा कहेंगे। कोई हमारी नजरों में अच्छा होगा, वो किसी और के नजरों में अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। ये क्या होता है, हर एक की अगर चॉइस होगी, हर एक की चॉइस में वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। मान लीजिए हमारे लिए अगर अच्छा है, उसके लिए बुरा है, तो ये क्या होगा, ये संग्रह क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। और ये चीज इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में ये था, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में ये था कि ये हमारे लिए भी सेम है और किसी दूसरे के लिए भी सेम है, ठीक है। हमारी नजरों में भी ये प्राकृतिक संख्या है और किसी और के भी नजरों में क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आपके भी नजर में है, चाहे कोई विदेशी हो, चाहे कोई कहीं का भी हो, उसके हर एक प्रत्येक व्यक्ति के नजर में ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये चीज हमारे नजर में सही है, अच्छे हैं, किसी और के लिए बुरे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज सबकी नजरों में अच्छी हो, है ना, वही क्या होगा, वो तो संग्रह तो होगा ही। अच्छी भी चीज संग्रह होगी, खराब भी चीज संग्रह होगी, लेकिन जो चीज सबकी नजरों में क्या हो, अच्छी हो, है ना, और माने कि वही चीज हो, अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, वही चीज हो हमारी नजरों में भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है, ये सब है, और किसी और के नजर में भी यही सब प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या होगा, ऐसा संग्रह समुच्चय कहलाएगा। लेकिन ऐसा संग्रह क्या है, यही देखिए, ये तो संग्रह तो है, क्या कहा गया, प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये संग्रह समुच्चय हो गया, ये संग्रह क्या हो गया जी, समुच्चय हो गया, लेकिन ये संग्रह समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये समुच्चय में और संग्रह में अंतर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये पहला पॉइंट था आप लोगों का, समुच्चय और सेट में क्या डिफरेंस होता है। समुच्चय और सेट नहीं, समुच्चय और संग्रह में क्या डिफरेंस होता है, कलेक्शन एंड सेट्स में डिफरेंस तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा पॉइंट है जी आपका एलिमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स क्या होता है, एलिमेंट मीन्स होता है अवयव। एलिमेंट मीन्स अवयव होता है, ठीक है। तो अवयव क्या होते हैं जी, आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए ले लिए, ए बराबर क्या हो गया जी, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी डैश देंगे तो 3 ही है, 3 से अधिक डैश नहीं देंगे।
लड़के क्या करते हैं कि ऐसे डैश 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 देते चले जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है एंड सो ऑन, है ना, मानी कि अनंत, इसके बाद अब डैश नहीं होता है, 3 डैश से अधिक डैश नहीं देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, तो ये जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इसके आगे भी और संख्या है। तो ये संख्या क्या है जी, इस जो ए सेट है इसका क्या है, प्रत्येक ये जो जितने हैं ये इसके सदस्य है ना। ए का सदस्य क्या है जी, 1 भी ए का सदस्य है, 2 भी 1 का सदस्य है, 3 भी 1 का सदस्य है, 4 भी 1 का सदस्य है, 5 भी 1 का सदस्य है, 6 भी, 7 भी, एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, ए के सदस्य है, ठीक है। तो ए के ये जो क्या है जी, सदस्य है, मेंबर है ना। तो इस प्रत्येक सदस्य को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट, अर्थात क्या कहते हैं जी, अवयव कहते हैं, ठीक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना है ये सब क्या है जी, ए के एलिमेंट है ना। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में। चलिए पहले समझ लिया जाए। जिसे मान लीजिए कि ये सेट दे दिया, इसमें से ऐसे ए दे दिया, एलिमेंट अवयव को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया गया ए बिलोंग्स टू, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू ए, मानी कि ए क्या है जी, ए अवयव, एक ए अवयव ए, अवयव 1 किसका सदस्य है जी, ए का सदस्य है। अवयव 2 सदस्य है किसका, ए का। अवयव 3 सदस्य है किसका, ए का। अर्थात एलिमेंट या सदस्य जो बोलिए, एलिमेंट 1 किसका सदस्य है जी, ए का। 2 किसका सदस्य है, बी का। तो इसको अवयव है कि नहीं है, तो इससे दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दे क्या जी, 0 लिख दे, 0 बिलोंग्स टू ए। 0 देखिए ये में आ रहा है नहीं, ये तो ए से 1 से शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, माने कि 0 जो है ये अवयव नहीं है किसका, ए का। 0 जो है क्या है जी, अवयव नहीं है ए का। अगर जो संख्या इसमें नहीं रहेगी उसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस द्वारा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो रहेगा बी रहे, सी रहे, एन रहे, जो रहे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए, यही होता है एलिमेंट का, है ना। कोई सेट मान लीजिए ऐसे दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। ये ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, मान लीजिए यहाँ बी दे दिया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे जी, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे, ए बिलोंग्स टू ए, ए सही है कि गलत है, ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट के लिए उधर ना ध्यान दीजिएगा, इधर ये बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, सदस्य है कि नहीं, एक तो सदस्य है, लेकिन किसका, ए का नहीं है, बी का है, तो ये क्या है, नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए ए लिख दिया बिलोंग्स टू बी, तो ये क्या है जी, सही है, ठीक है। ये बी को बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया, 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये बताइए 3 है कि नहीं, 3 नहीं है, यहाँ 2 ही तक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सेट को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे सेट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेट के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। देखिए क्या होता है जी, तीसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंटेड प्रदर्शित किया जाता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ है जी, समुच्चयों का प्रदर्शन, ठीक है, समुच्चयों का प्रदर्शन, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। तो समुच्चयों को प्रदर्शन करने की, समुच्चयों को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। समुच्चयों को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। समुच्चयों को प्रदर्शित करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। एक होता है जी रोस्टर फॉर्म, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, वह टेबुलर
फॉर्म भी बोलेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी विधि। कौन सी विधि जी? सारणी विधि, ठीक है, सारणी विधि। और इस एक दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्माण विधि, ठीक है, निर्माण विधि, ठीक है। तो चलिए प्रत्येक एक एक करके दोनों के बारे में समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सारणी विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि कोई संग्रह ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए लिख दिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह। इसको मान लीजिए W से दर्शा दिया गया, ठीक है। क्या जी? होल नंबर होता है तो W उसका बड़ा पहला अक्षर जो पूर्ण संख्या का है वो ले लिए, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए कैसे दर्शाएंगे, आइए देखते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट, इस मतलब ब्रैकेट बना लेते हैं। पूर्ण संख्या कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए 1 2 0 1 2। अगर नहीं पता है तो क्लास 10 की फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके दर्शा देते हैं। यही सारणी विधि कहलाती है। जो लाइन से इस संख्या को जो कहा है प्रश्न में, आपको जो कह रहा है पूर्ण संख्याओं का संग्रह है ना, या समुच्चय, ठीक है, संग्रह या समुच्चय, ठीक है। अगर उसको ऐसे दर्शा दिए तो ये क्या हो गया जी? ये यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या सारणी विधि, ठीक है। अगर इसी को मान लीजिए यहाँ पर दर्शाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करेंगे जी? W बराबर पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो इसी को अगर दर्शाना है तो क्या करेंगे? इसको लिखा जाता है, देखिए अलग टाइप से थोड़ा इसको लिखा जाता है। इसके प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ मान लिया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक ऐसी अल्फाबेट ले लिया जाता है जिससे इसको प्रदर्शित किया जाए। जैसे हम लोग मान ज्ञात नहीं करते हैं XYZ कुछ का भी, अगर कुछ मान दिया हो, कुछ का मान ज्ञात करना है, X का दिया है तो Y का निकालना है, Z का दिया है तो X का निकालना है, ऐसे दिया रहता है। तो इसी प्रकार इसके प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? एक ही चीज मानेंगे, सबको एक ही, क्योंकि सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अलग अलग होता है, कोई पूर्ण होता है, कोई कुछ और होता है, तो उसके लिए अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और सेट में क्या होता है? एक ही तरीका का कलेक्शन ऑफ थिंग बोला गया है ना, वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? अच्छी तरीका से। अगर पूर्ण संख्या है तो सभी पूर्ण संख्या होगी, अगर प्राकृतिक संख्या है तो सभी प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए तो इसको क्या मान लेते हैं? X मान लीजिए, Y मान लीजिए, Z मान लीजिए, K मान लीजिए, K मान लीजिए, ख मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और स्मॉल अक्षर ले लेते हैं दर्शाने के लिए, ठीक है। इसके प्रत्येक सदस्य को चलिए मैंने मान लिया क्या जी? X, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि X से दर्शाएंगे, Y से भी दर्शा सकते हैं, K से भी, J से भी, जो मन करे आप उससे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा जी? X सच दैट X बिलोंग्स टू क्या? N की W लिखेंगे ना, क्योंकि होल नंबर है, ठीक है। हो गया, इसी फॉर्म में लिखते हैं। X हम इसको इंग्लिश में सच दैट भी बोलते हैं ना। और ऐसे अगर पढ़ने के लिए अगर आपको दिक्कत होता है कि ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा अजब सा लगता है ये वाला मैथ, है ना, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत आसान है और बहुत मस्त भी है और बढ़िया भी लगता है और समझ में भी बढ़िया से आएगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं जी, इसको पढ़ देते हैं ऐसे। X जहाँ X क्या जी? बिलोंग्स टू W। X जहाँ X क्या है? X एक अवयव है, किसका अवयव है? W का अवयव है ना। X अवयव है किसका? W का। W जो सेट है उसका क्या है? एक अवयव है, ठीक है। इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं इसको। X जहाँ X बिलोंग्स टू W, और W क्या है जी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या X जहाँ X जो एक संख्या है, जो क्या है जी? पूर्ण संख्या है, ठीक है। X जहाँ X एक पूर्ण संख्या है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। X जहाँ X एक क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। आपको
लिखना आना चाहिए, है ना। कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही ऐसे दे दिया होता है, n बराबर मान लीजिए 1 2 3 दे दिया, ठीक है। अगर इसको दर्शाना है तो क्या जी, ये दे दिया, इसको क्या लिखा होता है कि प्राकृतिक संख्या, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या संग्रह, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है जी, ये सारणी विधि में n बराबर 1 2 3, अगर प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय को इसमें दर्शाना होता है तो कैसे दर्शाते हैं, लिखते हैं x, जहां x बिलोंग्स टू क्या, n से, कैपिटल N से दर्शाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से दर्शाते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर आता है उसका पहला लेटर ले लिया जाता है, ठीक है। x जहां x बिलोंग्स टू n, और x क्या है जी, x 0 से बड़ी है, x 0 से बड़ी है और किससे छोटी है या किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। ये 3 के बराबर को दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो तरीका से हम क्या करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, और दोनों तरीकों के आप समझ लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।